नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक कमाल के सफर पर चलने वाले हैं। हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने हमारे आज की नींव रखी है, और साथ ही आज के कुछ बेहद शानदार ग्लोबल अपडेट्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम आज़ादी के संघर्ष से अपनी कहानी शुरू करेंगे और फिर सीधे आज की दुनिया की रक्षा, पर्यावरण और हेल्थ से जुड़ी उपलब्धियों तक का सफर तय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, 20वीं सदी के वो शुरुआती दशक जिन्होंने असल में एक आज़ाद देश का मंच तैयार किया था। अगर हम आज़ादी के आंदोलन की टाइमलाइन को देखें तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ीं। 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी चीज़ों का बहिष्कार शुरू हुआ तो वो एक बड़ी चिंगारी थी। फिर 1915 में गांधी जी की भारत वापसी ने तो जैसे पूरी दिशा ही बदल दी। उसके तुरंत बाद 1916 का ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ और फिर 1919 का वो दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। अब इन शुरुआती आंदोलनों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, 1907 का सूरत अधिवेशन। यहाँ कांग्रेस पार्टी वैचारिक तौर पर दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ था गरम दल, जिसमें लाल बाल पाल जैसे नेता थे जो आक्रामक रवैये में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ था नरम दल, जिनका मानना था कि हमें शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। खैर, इसी मोमेंटम के साथ जब हम 1920 के दशक में आते हैं तो आंदोलन का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1923 में स्वराज पार्टी का बनना, 1925 का वो मशहूर काकोरी ट्रेन एक्शन और अंत में 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक मजबूत नींव रखी। शुरुआती संघर्षों के बाद चलिए अब 1930 और 40 के दशक की उन घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने आखिरकार हमारे गणराज्य को आकार दिया। जरा सोचिए कि यहाँ घटनाएं कितनी तेजी से घट रही थीं। 1931 के गांधी इरविन समझौते से बात शुरू होकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। फिर 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया और आखिरकार 1947 की माउंटबेटन योजना, जिसके तहत आज़ादी मिली। मतलब सच में हर एक दिन इतिहास लिखा जा रहा था। और यहां आकर इतिहास का हमारा ये सफर एक मुकाम पर पहुंचता है। गौर करने वाली बात यह है कि आज़ादी के बाद हमारे संविधान और संस्थाओं को कितनी तेजी से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रगान अपनाया गया और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया और इसके मात्र 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट भी बन गया। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब सीधे आज की दुनिया में आते हैं और बात करते हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग और रक्षा क्षेत्र की शानदार उपलब्धियों की। 6500 टन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये फिनलैंड में बन रहे दुनिया के पहले स्थायी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट की कैपेसिटी है। इसे जमीन के 400 से 450 मीटर नीचे बनाया गया है। मतलब परमाणु कचरे को भविष्य की पीढ़ियों से सुरक्षित रखने के लिए यह सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है। चलिए अब इंजीनियरिंग के एक बिल्कुल ही अलग पहलू को देखते हैं। डीजीसीए ने स्काई होप एविएशन को लक्षद्वीप में भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सी प्लेन यानी एक ऐसा विमान जो सीधे पानी से उड़ान भर सकता है और पानी पर ही उतर सकता है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डीआरडीओ का ये साल्वो लॉन्च आजकल काफ़ी चर्चा में है। साल्वो का सीधा सा मतलब होता है एक ही जगह से लगातार बैक टू बैक फायरिंग करना। इसमें भारतीय नौसेना के एक हेलीकॉप्टर ने ओडिशा के तट पर एक के बाद एक 2 नेवल एंटीशिप मिसाइलों का बिल्कुल सटीक और सफल परीक्षण किया। सुरक्षा की बात हो रही है तो अभ्यास प्रगति का जिक्र करना भी जरूरी है। भारतीय सेना मेघालय के उमरोई में इस पहले मल्टीनेशनल अभ्यास को होस्ट कर रही है। इसमें 11 देश हिस्सा ले रहे हैं और इसका मेन टारगेट है हिंद महासागर की सुरक्षा को मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं पर्यावरण और कुछ ऐसे नेशनल इंडेक्स की तरफ जो हमें बताते हैं कि हम संसाधनों का इस्तेमाल और स्थानीय शासन कैसे कर रहे हैं। अब इस तकनीक के बारे में सुनिए, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। भारत ने हाल ही में इसके लिए 4 कमर्शियल ब्लॉक्स को मंजूरी दी है। इसमें होता यह है कि कोयले को जमीन से बाहर निकाले बिना ही अंदर गैस में बदल दिया जाता है। टारगेट है कि 2030 तक बिना खलन किए 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण किया जाए। है ना कमाल की बात।
और जब हम पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के आंकड़े देखते हैं तो एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट सामने आता है। फ्रंट रनर कैटेगरी में त्रिपुरा सबसे आगे है, जिसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे देश की एक भी पंचायत टॉप अचीवर कैटेगरी के लिए जरूरी 90 अंक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। मतलब अभी भी जमीनी स्तर पर काफी काम करना बाकी है। फाइनेंस की दुनिया में भी एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है। सेबी ने प्रवारा यानी पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी लॉन्च की है। ये एजेंसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के उन बड़े बड़े दावों की जांच करेगी जो वो अपने पिछले मुनाफे के बारे में करते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को गुमराह होने से बचाया जा सकेगा। हमारी चर्चा के आखिरी हिस्से में हम स्वास्थ्य और समाज में हो रहे कुछ बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक बदलावों पर नजर डालेंगे। पब्लिक हेल्थ को लेकर देश में लगातार काम हो रहा है। हाल ही में चंडीगढ़ में 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसकी थीम नवाचार और समावेशिता रखी गई। और साथ ही 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया गया, वही योजना जो हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस देती है। हेल्थ से सीधे खेती किसानी की तरफ चलें तो भारत के मशहूर बासमती चावल को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। एपीडा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारत का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है। और सबसे खास बात, इसके लिए 70 साल के पट्टे पर समझौता हुआ है। ये दिखाता है कि हम अपने कृषि भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। और समाज में बदलाव की बात करें तो तमिलनाडु की रतिका श्री ने सच में इतिहास रच दिया है। उनका भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनना सिर्फ खेलों के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए समावेशिता की दिशा में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा कदम है। तो जरा सोचिए, 1905 के उस विदेशी बहिष्कार वाले दौर से लेकर आज जमीन के नीचे कोयले से गैस बनाने और न्यूक्लियर वॉल्ट तक हम कितनी दूर आ गए हैं। जिस तेजी से हम आज आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखकर मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगली सदी में हम और क्या-क्या तकनीकी चमत्कार देखने वाले हैं। इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ और नई जानकारियों के साथ।